हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सॉलिड स्टेट के सेकंड पार्ट के बारे में। सॉलिड स्टेट में के पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि यूनिट सेल क्या होता है और यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं उनसे किस टाइप से क्वेश्चंस अराइज होते हैं क्वेश्चंस में, है ना, एग्जाम्स में। इसी तरीके से सॉलिड स्टेट में हमने एक और चीज देखी थी कि यूनिट सेल में DAR में हमने रिलेशन देखा था कि क्या होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्या एज लेंथ होती है और क्या रेडियस होता है। इन रिलेशन के बेस पे आगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, डेंसिटी हो गई, रेडियस रेशियो रूल्स हो गया, इन सब से आता है। तो चलिए हम सबसे पहले आज के इस वीडियो में सेकंड सॉलिड स्टेट के सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। तो पैकिंग फ्रैक्शन होती क्या चीज है? पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है तो वो कितना ऑक्यूपाई कर रही है, उसको परसेंटेज में बताना कि उसका कितना हिस्सा वो ऑक्यूपाई कर रही है। कहने का मतलब सपोज आपके पास कंचे हैं, है ना, आपने उसको एक बोतल में रख दिया या एक लीटर वॉल्यूम वाले कप में, ग्लास में आपने उसको डाल दिया, तो क्या वो ग्लास पूरी तरह से फिल हो जाएगा? क्या ये ग्लास पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कंचे जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और हम लोग स्फेरिकल की बात ही कर रहे हैं क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स हम स्फेरिकल मान के चल रहे हैं जो कि एक क्रिस्टल में ऑक्यूपाइड है। तो जब स्फेरिकल वाला कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या होता है में इसको फिट किया जाता है तो कभी भी वो 100% ऑक्यूपाई नहीं हो सकता। आपको पता है क्योंकि स्फीयर और स्फीयर जब आपस में इस तरीके से इकट्ठे होंगे तो कोई ना कोई वहां पर एक स्पेस जो है वो बच जाएगी। तो ये जो स्पेस बचता है इनको वॉइड्स भी बोलते हैं। तो जब पैकिंग हो रही है तो पैकिंग हम देख कर सकते हैं कि वो 100% तो नहीं होगी, बट वो पैकिंग होगी कितनी, तो कितनी होगी जानने के लिए क्या करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा और आपने उसको जिसमें फिल किया है या जिसमें वो ऑक्यूपाइड है उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। फिर हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, कंटेनर, जो भी उसका होगा, है ना। तो हम लोग जैसे की बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, तो अगर हम स्फेरिकल मान के चल रहे हैं किसको, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को, जो लैटिस पॉइंट्स हैं, और हमारे पास वॉल्यूम किसका होगा, एक क्यूबिक सेल का। क्यूबिक सेल का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है। तो चलिए मैं सबसे पहले लिखता हूं पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप समझ रहे हैं ना। और नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब रही बात ये कि वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा, तो लैटिस पॉइंट को पहले देख लेंगे। तो आपको वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लैटिस पॉइंट। एक लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर, जितने कंचे थे उतने हमको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, Z से। अभी तक जो हमने पढ़ा, जैसे कि SCC के लिए 1, BCC के लिए 2, HCC के लिए 4, ये वो Z है। वॉल्यूम ऑफ वन लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट का स्फीयर मान के चल रहे हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब की एज लेंथ क्या होती है a और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, इस तरीके से ये पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला निकल आया। अब इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे इंडिविजुअल यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं SCC का। तो चलिए SCC के लिए जो डाटा हमको रिक्वायर्ड है क्या चाहिए, हमको तो Z चाहिए और एक A और R में रिलेशन चाहिए, क्योंकि ये दोनों तभी कैंसिल आउट हो पाएंगे जब उनके रिलेशन मालूम हो। तो SCC में आपको पता है कि Z की वैल्यू 1 होती है और A इक्वल टू होता है 2R। ठीक है, A इक्वल टू 2R कैसे होता है, ये हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप जस्ट इसके पहले वाला जो है वीडियो देख लीजिए। तो वो रिलेशन में अलग से लिख भी देता हूं, चलिए जो शॉर्टकट मैंने बताया था ताकि बार बार आपको ये सब करना ना पड़े। तो ये क्या था, D इक्वल टू A इक्वल टू 2R, और ये होता है D इक्वल टू A इक्वल टू 2R, और ये होता है D इक्वल टू A इक्वल टू 2R। ऐसा मैंने याद रखने बोला था। ये A/√2 हो जाता है और ये हो जाता है √3A/2।
ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए एससीसी का निकाल रहे हैं, तो ए और टू आर, ए में और आर में क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू 2r, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, z की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए की जगह मैं यहां रख रहा हूं 2r का क्यूब। तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब। r क्यूब कैंसिल होगा और 4/8 विल बी 2 एंड इट विल बी π/6। ठीक है, पाई की वैल्यू तो आपको मालूम है 3.14 होती है, 22/7 होती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आता है 0.524। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 52.4%। मतलब एक एससीसी यूनिट सेल, एससीसी यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन है या उसमें जो लैटिस पॉइंट है जो पैक्ड है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, उनका जो है पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 52.4%। दिस विल बी पैकिंग फ्रैक्शन। तो व्हाट विल बी द वाइड स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह कितनी होगी इसमें कितना वाइड्स होगा। तो वाइड स्पेस क्या होगा, 100 से इसको आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 47.6% जो है ये वॉइड स्पेस हो गया एससीसी यूनिट सेल में। ठीक इसी तरह से सेम फॉर्मूले से अगर मैं एससीसी की जगह एफसीसी का निकालना चाहूं, ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूं अब एफसीसी का। तो एफसीसी के केस में z की वैल्यू होती है 4, ठीक है, और a की वैल्यू क्या होती है, a और 2r में क्या रिलेशन है, तो a/√2 इक्वल्स टू 2r मींस a इक्वल्स टू 2√2r, 2√2r, ये रिलेशन है। फॉर्मूला मेरे पास सेम है। तो इस बार z की वैल्यू क्या होगी, 1 की जगह हो जाएगी 4 और यहाँ पर 2r की जगह हो जाएगा 2√2r का क्यूब। अब इधर मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, आप इसको 4 इंटू 4 हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब, और ये 2 का क्यूब कितना होता है 8, और √2 का क्यूब कितना होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो हो जाएगा 2√2। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2√2 आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 होता है, 16 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या, π/3√2। ये वैल्यू आती है 0.74 विच विल बी इक्वल टू 74%, मतलब 26%। तो 74% क्या हो जाएगा इसका पैकिंग फ्रैक्शन, 26% हो जाएगा इसका वॉइड स्पेस। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन नेट में, नीट में, जेईई में, हर एग्जाम में इसके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीसी। तो 4 ऑप्शन होंगे, तो एससीसी का 52.4%, इसका 74%, इस तरीके से। यस, लेकिन इसको कभी कभी इस फॉर्म में भी पूछता है क्वेश्चन को, ये फॉर्म में कभी π/6 π/3√2 है ना, ये इस तरीके से भी लिखा होता है, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। और कभी कभी वर्ड स्पेस पूछता है तो उसका आंसर इस तरीके से आपको फाइंड करना है। अब चलिए बीसीसी के लिए निकाल लेते हैं सेम चीज, है ना, थर्ड। तो बीसीसी के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जेड की वैल्यू कितनी होती है भाई, आपको पता है, बीसीसी के लिए 2 होती है, और ए का रिलेशन क्या होगा, देखिए 3/2 a इक्वल्स टू 2r है, तो इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये बचेगा, होगा क्या, a इक्वल्स टू 4r/√3। बस ये वैल्यू आप रख दीजिए पैकिंग फ्रैक्शन के इस वाले फॉर्मूले में। तो z की वैल्यू अगेन 2 हो गई, 4/3 तो ये था ही πr³ था, इसमें कोई चेंज नहीं है। a की वैल्यू जो है हम यहाँ रख देंगे 4r/√3 का क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8/3 πr³ और अपॉन में जो है ये हो जाएगा 4 का क्यूब कितना होगा 64r³ डिवाइडेड बाय √3 जो है ऊपर आ जाएगा, √3 का क्यूब क्या बनता है 3√3, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 ये कैंसिल हो जाएगा, और r³ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √3 π/8 विच विल बी इक्वल टू 0.68, और इसको हम लिख सकते हैं 68%। तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 68% होगा, और वाइड स्पेस जो है आप देख सकते हैं 32% होगा। तो इस तरह से
हम पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, ये तो पहले से फिक्स्ड है, तो इसमें कुछ चेंजेस तो होने ही नहीं है भाई, चेंजेस की बात ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बीसीसी 68% है, एफसीसी 74% है और वो 52.4% है। तो क्वेश्चन एक तो इससे सीधा सीधा आ जाता है। दूसरी चीज, क्वेश्चन दूसरे तरीके से या दूसरे के लिए कैसे पूछा जा सकता है, सेम चीज पूछेगा, आपको ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले अब क्या, एक अजीब टाइप से एक दो बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, देखेंगे उसने एक स्क्वायर बनाया, क्वेश्चन में देखेंगे, और उसने ऐसा सेल बनाया, यूनिट सेल, ये उन्होंने यूनिट सेल बना दिया, ये स्फीयर। उन्होंने बोला कि ये 2D स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन में है कि दिस इज 2D स्ट्रक्चर। अब इस 2D स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। पैकिंग फ्रैक्शन, तो इस 2D स्ट्रक्चर का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ना ये एफसीसी है, ना ये एफसीसी है, ना ये बीसीसी, क्योंकि क्यूबिक है, वो 3D स्ट्रक्चर है, और ये कैसा है 2D। तो 2D स्ट्रक्चर में इसका मुझे पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए, तो मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एक की जरूरत पड़ती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड स्फीयर मतलब लैटिस पॉइंट, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं 2D, ये 3D स्ट्रक्चर में क्यूब होता है, 3D स्ट्रक्चर में स्फीयर होता है, बट दिस इज नॉट स्फीयर। ये यहाँ पर क्या है भाई, ये एक सर्कल है। तो सिर्फ जब ये सर्कल है तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट की जगह ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लैटिस पॉइंट। मुझे जो निकालना है वो यहां से निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो एरिया ऑफ लैटिस पॉइंट, अब लैटिस पॉइंट का एरिया कैसे निकलेगा? तो आपको पता है कि ये क्या होता है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लैटिस पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन लैटिस पॉइंट, यस, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर, आप जानते हैं। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, मुझे इसमें ये मुझे फॉर्मूला मिल गया, मुझे यहां पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे आप इस पूरे सेल में, ये तो पूरा का पूरा 1 है, ये 1/4 है, आपको दिख रहा होगा, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो टोटल नंबर, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या z की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगी, एक तो 1 × 1 होल शेयरिंग है इसकी, और बाकी प्लस 4 की शेयरिंग 1/4 में है, तो इसके इक्वल में आ जाएगा 2। तो टोटल 2 नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है। तो पैकिंग फ्रैक्शन अब मैं अगर निकालूं तो एरिया ऑफ नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज 2, एरिया ऑफ वन लैटिस पॉइंट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन ए, अब ए स्क्वायर, सॉरी। और ए और आर में क्या रिलेशन है, क्लियर दिख रहा है इसमें, ए और आर में क्या रिलेशन है, क्योंकि ये भी एफसीसी के जैसे ही फेस वाला ही स्ट्रक्चर है, देखिए ऐसा। तो फिर से वही पाइथागोरस लगता है, तो इसमें भी ए का रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, ए इक्वल्स टू 2√2r ही होगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 2πr स्क्वायर अपॉन ए की जगह हो जाएगा 2√2r का होल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8r स्क्वायर। इस तरीके से r कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा π/4। ठीक है, लगभग 78% के आसपास आएगा ये आंसर। तो π/4 जो है इसका आंसर होगा। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आपको दे सकता है। तो आपके स्ट्रक्चर में दो ही चीज, अगर वो 2D है तो आप एरिया देखेंगे, अगर वो 3D है तो आप वॉल्यूम देखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे सिंपली। और नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालना है ये तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकलेगा और इसी तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन भी निकलेगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बाद किसके बारे में, डेंसिटीज के बारे में। तो यूनिट सेल की डेंसिटी जो है हम कैसे फाइंड करते हैं और डेंसिटी से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सिंपल है, हूबहू एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे देता है हर बार कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, इसका कितना होगा, ऑप्शन में चूज कीजिए या फिर मैचिंग कीजिए।
ठीक है, और इसमें से क्या है, अगर कोई नया स्ट्रक्चर दे दिया तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में। डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है भाई, पहले भी हम इसके बारे में जानते हैं कि किसी भी नॉर्मली किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल की डेंसिटी निकालनी है तो वो होता है सिंपली मास बाय वॉल्यूम। ये यूनिवर्सल है, आप सबको मालूम है। तो इसमें नया क्या चीज है, नया कुछ नहीं है, बस यूनिट सेल की बात हो रही है तो मास भी यूनिट सेल का होगा और वॉल्यूम भी यूनिट सेल का होगा। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। चलिए, मास ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का मास होता कितना है, तो मास के लिए क्या करना है, जैसे एससीसी है, एससीसी में कौन से लैटिस पॉइंट्स हैं, स्फेरिकल लैटिस पॉइंट्स है, तो एटम का जो भी मास होगा वही क्या होगा, यूनिट सेल का मास होगा, बाकी बीच में तो कुछ नहीं होता। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, एटम का मास है ना, तो यूनिट सेल का मतलब एटम्स का मास होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ पार्टिकल। अब वो पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी। तो मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ए क्यूब होता है, ये बार बार कितना लिखेंगे इसको, तो रो इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो मास ऑफ पार्टिकल एक्चुअली मुझे यहाँ लेना चाहिए किसका, एक पार्टिकल का, तो एक मास ऑफ वन पार्टिकल है ना। तो अगर मैं बात करूं मास ऑफ पार्टिकल, तो मास ऑफ पार्टिकल हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ पार्टिकल पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल। सिंपल, एक पार्टिकल का मास हमको मालूम है, उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय क्या हो गया, ए क्यूब। तो ये हो गया डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। अब इसको हम लिखते कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल को हम जेड से लिखते हैं। अब ये मास ऑफ पार्टिकल क्या होगा, तो आपको पता है कि मोलर मास क्या होता है ना, तो मास ऑफ वन आपको पता होगा कि 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के मास जो होते हैं वो इक्वल होता है मोलर मास के। तो वन पार्टिकल का मास क्या होगा, यहां मैं लिखता हूं मास ऑफ, इतने पार्टिकल का मास मोलर मास होता है किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वन पार्टिकल का मास क्या होगा, ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाय दिस 6.023 इंटू 10⁻23। मोलर मास को m से डिनोट करते हैं और इसको डिनोट करते हैं Na या एवोगैड्रो नंबर से। तो Z इंटू m अपॉन 6 सॉरी a क्यूब तो है ही, और m अपॉन Na हो गया इंटू a क्यूब। इसको शॉर्ट में जमुना भी बोल देते हैं, याद रखने के लिए आप सब अपना अपना याद रख लेंगे जैसे रखना है, जमुना ZMNA इसको बोल देते हैं जमुना। लेकिन अब इन सारी चीजों में यूनिट की बात करनी पड़ेगी, और यूनिट जब बात करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। एक चीज तो ये मेन फॉर्मूला है ना, मेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला, यहीं से हम क्वेश्चन करेंगे, करना भी होता है। बट लेकिन आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात होती है, अगर मैं बात करूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें क्या करना है, आपको तो पूरा लिखना पड़ता है, लिखने से मार्क्स मिलता है। तो ये लिखने वाला टर्म है, पूरा का पूरा टर्म लिख दो, फिर उससे क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करना होता है, इसका शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो सके। चलिए देखते हैं इसको और क्या शॉर्ट कर सकते हैं अपन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है जमुना करके डेंसिटी का, तो डेंसिटी रो इक्वल्स टू है Z इंटू m मोलर मास अपॉन Na इंटू a क्यूब, ये फॉर्मूला है। यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ डेंसिटी जो है जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। मुझे अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो ध्यान देंगे Z की जो यूनिट है वो नंबर ऑफ पार्टिकल है, सो ये यूनिट लेस होगी। मास जो होती है वो क्या होती है, ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। Na की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, मतलब ये पर मोल ही है, तो ये पर मोल और ये पर मोल कैंसिल हो जाएगा। और ए क्या होता है, एक यूनिट हमको सेंटीमीटर में रखनी है ताकि क्यूब करेंगे तो यूनिट जो है वो किस में आ जाएगा, एक ग्राम है, मोल कैंसिल हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये तो चीज हो गई। अब इसमें शॉर्टकट क्या है इस फॉर्मूले में,
ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि Na की वैल्यू तो फिक्स्ड है ना। तो मैं इसको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको क्या करना है, Z इंटू एम बाई इंटू 10, ये सॉल्व ही है, आप इसको सॉल्व कर भी कर सकते हैं, और 6.02 इंटू ए क्यूब। अब भाई इस फॉर्मूले में नया क्या है, आपने 10 जोड़ दिया और Na को हटा दिया, तो कुछ नहीं है, सॉल्व है। ए की वैल्यू ये ध्यान रखना है कि हियर, इसको मैं स्टार कर देता हूं, ए की वैल्यू आपको किस में रखना है, इन एंगस्ट्रॉम। जैसे कि ए की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में रखना है, मतलब आपको कन्वर्जन आना चाहिए। वैसे कन्वर्जन तो आना ही चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर में नहीं देता, वो पिकोमीटर वगैरह में भी देता है। चलिए हम बात करते हैं अगर एंगस्ट्रॉम की, तो ये होता क्या है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होता है, 100 पिकोमीटर। वैसे ही 2 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा, 200 पिकोमीटर। तो बस पिकोमीटर में जो क्वेश्चन है उसको इसमें कन्वर्ट करना है, किसी भी जो भी क्वेश्चन होगा उसको केवल आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से। और दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके, एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और दोनों तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, इसमें कितनी सारे टर्म्स हैं, इसमें एक डेंसिटी है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसमें मास है, और इसमें एज लेंथ है, एज लेंथ। इन सारी चीजों से क्वेश्चन बनता है। कभी मास पूछेगा, कभी डेंसिटी पूछेगा, कभी एज लेंथ पूछेगा, कभी रेडियस भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें पूछता है किससे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से। तो डेंसिटी से बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं कोई एक या दो सॉल्व करा देता हूँ तो शायद आपको समझ में आए। तो सबसे पहले देखते हैं, सपोज एक मैं क्वेश्चन लेता हूं कि एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, हैज मोलर मास 120.4 ग्राम पर मोल, क्रिस्टलाइजेस, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें, इन BCC structure having edge length, इसमें कितना वेरी कर सकता है क्वेश्चन को वो देखेंगे। हैविंग एज लेंथ 200 पिकोमीटर, फाइंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इस क्वेश्चन का वेरिएशन देखेंगे कि कैसे उसको वो चेंज करके क्वेश्चन को लेकर आता है। एलिमेंट जो है, इसके लिए मुझे रो का फॉर्मूला चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए, तो Z चाहिए। तो BCC बोला है तो Z की वैल्यू 2 होगी। मुझे क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। मोलर मास की वैल्यू दिया है 120.4 ग्राम पर मोल। और क्या चाहिए मुझे, Na तो हमको पता है कितना होता है, एज लेंथ जो है वो दिया है 200 पिकोमीटर। मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम में, दिस विल बी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब मैं दो तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, एक शॉर्टकट मेथड से और एक लॉन्ग कट मेथड से। तो एक ओरिजिनल मेथड जो है वो क्या है, ओरिजिनल मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा Z की वैल्यू 2, मोलर मास हो जाएगा कितना 120.4 डिवाइडेड बाय Na 6.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 23 इंटू ए। एज लेंथ जो है 200 पिकोमीटर दिया है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 200 पिकोमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, और इसका क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। फिर ये आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ये 2 है ना, 200 टाइम्स है। आप क्लियर देख सकते हैं कि ये यस 200 टाइम्स है ये इसका। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 200 इज 400 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 200 का क्यूब क्या हो जाएगा 2228 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू द पावर 29 माइनस 30, दिस विल बी 10 टू द पावर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 8, इसको डिवाइड कर दो 50 और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 500 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हमको डेंसिटी का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देख लीजिए, इतना कुछ किया हमने, अब इस मेथड से भी करके देख लेते हैं।
रो निकालना है मुझे। Z की वैल्यू कितनी भाई 2, मोलर मास कितना दिया 120.4 इंटू 10 करना था बस, डिवाइड बाय मुझे करना है केवल 6.02। अच्छा इसमें एक और चीजें हैं कि आपने 10 की पावर को सारा सॉल्व भी करना है, और दूसरी चीज इसमें आपने ये कन्वर्जन जो इतना सारा करना था वो करना पड़ा। तो ये सारी चीजों से अगर बचना है तो ये हम कर सकते हैं इनटू ए की वैल्यू हमको एंगस्ट्रॉम में रखनी है, विच विल बी 2 का क्यूब हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए ये हो गया 200 टाइम्स अगेन, और ये 2 और ये 2 अगर आप कैंसिल करेंगे तो यहां से बचेगा 2 का स्क्वायर ओनली। तो ये बच गया कितना 2000 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी इक्वल टू 500। तो इसका आंसर भी आ गया 500, इसका भी आंसर आ गया 500। तो आप मेथड को देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा ये टर्म जो है वो इजी हो जाता है। इस तरीके से हम जो है डेंसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से हमने कैसे किया। अब मैं बात करने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे वेरी कर सकता है दूसरे तरीकों से, और यही क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से कैसे आ सकता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चेंज कर सकता है, एलिमेंट तो वही है। पहला ये तो वन टाइप का क्वेश्चन तो हमने कर लिया है ना। फिर टाइप 2 की अगर हम बात करें तो इसमें वो क्या करेगा, सबसे पहले तो बीसीसी को 3 बार से चेंज कर सकता है हम। तो एक तो क्वेश्चन बन गया ओरिजिनल वाला, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो है एक बीसीसी को एससीसी कर देगा, बीसीसी को एफसीसी कर देगा। 3 टाइप के क्वेश्चन बन गए। चौथा क्वेश्चन आपको क्या करेगा, इसमें जो इसका लेंथ दिया है वो उसको किसी और यूनिट में दे देगा, यूनिट चेंज करेगा तो चौथा टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। पांचवा टाइप का क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वो सब कुछ दे देगा, डेंसिटी भी दे देगा, लेकिन आपको मास पूछ देगा, अननोन है तो, है ना, मास पूछेगा। और छठवा टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करेगा, ए पूछ देगा, एज लेंथ। सातवां टाइप का क्वेश्चन ए तो पूछेगा, ए के साथ रेडियस भी पूछ सकता है आपको, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बता रहा हो किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजें जो है वो पूछ सकता है। तो इस तरीके से ये वैरी होता है और क्वेश्चन इस तरीके से डिफरेंट हो सकता है। तो वो सारी चीजें शॉर्टकट फॉर्मूले से बन जाती है, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इस सिंपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि दिया हुआ है, देखें सीजियम क्लोराइड हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, डेंसिटी दिया हुआ है 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस आयन। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे सारा कुछ दिया है। चलिए दिया क्या क्या वो देख लेते हैं। बीसीसी स्ट्रक्चर है तो आपको Z की वैल्यू तो दी हुई है, Z की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, आपको पता है। उसके बाद बात होती है डेंसिटी, तो डेंसिटी भी दिया हुआ है 3.99, आप इसको 4 भी लिख सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है आपको, और कुछ भी नहीं दिया हुआ भाई, इतना ही दे दिया है Z और E। मोलर मास, तो मोलर मास दिया नहीं है बट हम निकाल सकते हैं। आपको पता है कि मोलर मास जो है वो क्या होगा, मास ऑफ सीजियम प्लस मोलर मास ऑफ क्लोरीन माइनस। सीजियम की जो मास है वो 137 प्लस क्लोरीन की जो मास है 36.5। तो ये आपका टोटल जो भी है ना। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपने ये कर लिया। चलिए इसको भी मैं टोटल कर देता हूँ, 173.5। तो ये आपका हो गया टोटल मोलर मास ऑफ सीजियम क्लोराइड। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, शॉर्टकट मेथड से ही करूंगा, लंबा नहीं करूंगा क्वेश्चन को। तो हमारे पास फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू ZA इंटू M इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू A क्यूब। ठीक है, चलिए रखते हैं। Z की वैल्यू 2 हो गया। ओके, यहाँ पर मुझे A क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, एज लेंथ नहीं दिया हुआ है, और एज लेंथ से ही मुझे क्या मिलने वाला है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिलने वाला है, जो कि पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड क्लोरीन। तो सीजियम क्लोरीन अगर बीसीसी में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस तभी पता चलेगा जब मुझे एज लेंथ मालूम। तो यहाँ से मैं एज लेंथ ही निकालना है। तो A क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ZA इंटू M इंटू 10 डिवाइड बाय 6.02 इंटू रो। तो चलिए Z की वैल्यू रखते हैं 2, मोलर मास जो हो गया 173.5 इंटू 10 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय 6.02 इंटू रो दिया हुआ है 3.99 विच इज एक्चुअली 4। अब 4 करके भी सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए मैं 3.99 को 4 लिख लेता हूँ, तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 5। इससे इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है ना। तो ये A क्यूब की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है 70.15। ये A क्यूब की वैल्यू है।
अभी 70.15 जो वैल्यू आई है ये अभी एंगस्ट्रॉम में ही आई है, क्योंकि हमने ए को एंगस्ट्रॉम में ही लिया है अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई है, सॉरी ये ए क्यूब की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 70.15 एंगस्ट्रॉम। तो ए की जो वैल्यू है, आप जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाता है 4.124 एंगस्ट्रॉम, या हम इसको लिख सकते हैं 412.4 पिको मीटर। ठीक है, तो ये एज लेंथ हमको मिल गई पिकोमीटर में। लेकिन क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी फाइंड करना है ए के साथ। तो ए जब मिल गया तो डी फाइंड करना बहुत आसान होगा। तो ए के साथ डी कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा जब बीसीसी स्ट्रक्चर होता है तो मैंने डी ए आर का जो रिलेशन बताया था वो क्या था, डी इक्वल टू √3a/2 इक्वल टू 2r, यही था। तो मुझे इनका रिलेशन चाहिए डी और ए का, तो मुझे डी चाहिए तो डी इक्वल हो जाएगा √3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 412.4 डिवाइड बाय 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 357 पिको मीटर। इस तरीके से आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन है सीजियम क्लोराइड वाला, ये कितना सिंपल है और करना कैसे होता है। बस इसमें इस बार क्या कर दिया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पूछ दिया है, रेडियस भी पूछ सकता है, अगर दोनों का एटॉमिक साइज सेम होता तो इनका रेडियस भी पूछा जा सकता, या किसी एक का रेडियस बता के दूसरे का रेडियस पूछ देता। तो ये सारे तरीके हैं, इन तरीकों से मोल्ड किया जाता है क्वेश्चंस को अलग अलग तरीकों से। तो हमने वही बना के देखा है, ये शॉर्टकट मेथड से हमने जल्दी से ये फाइंड कर लिया और ए से हमने डी फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से इस टाइप के डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको इनमें से आज जो मैंने बताया इनमें से कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर बेटर होगा कि आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर ले, जहां पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।